हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान सीएचओ का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे। इसकी जो ऑफिशियल आंसर की आ गई है, उस ऑफिशियल आंसर की से हम जो है इसके सारे क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना है और अपना स्कोर भी आप साथ साथ में चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। अपन जो है बिल्कुल ऑफिशियली जो इसके आंसर की आई है उसके अनुसार ही मैं आपको आंसर बताऊँगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि फ्रेंड्स इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस थे और 90 मिनट्स का इसके अंदर आपको टाइम दिया गया था। और अपन जो बात करें सेट ए, इसमें सेट ए और सेट बी के अंदर हुआ था। तो आपको सेट ए के जो क्वेश्चन आंसर है मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। तो अपन एक से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को, मेरे जो भी सपोर्टर्स और सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही की वजह से आज हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और आशा करता हूँ आगे भी बढ़ते रहेंगे और आपको लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 7 अप्रैल। यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हालांकि अपन ने वैसे भी बताया था तो 7 अप्रैल था, और ये क्वेश्चन जो हमने आपको तैयारी करवाई थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, जब मैंने इंपॉर्टेंट 32 डेज वाला वीडियो बनाया था उसके अंदर। नेक्स्ट वाला बात करते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको उसके अंदर जब अपनी प्रिपरेशन करवाई थी राजस्थान जनरल अवेयरनेस वाले, तो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया। तो कौन है, रामनाथ कोविंद। कौन है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया फ्रेंड्स, 1971। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत में उन्मूलन किया जा चुका है। यानी कौन सी बीमारी जिसका भारत में उन्मूलन किया जा चुका है, तो वो कौन सी है, पोलियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था। किसने किया था, एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। तो कब किया गया था फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 2014 को भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है। ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन बी कोयला खदानों में आग, ऑप्शन सी सूखी खेती एंड ऑप्शन डी मानसून। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है वायुमंडल के अंदर, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मेथेन है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो क्या कर रही है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग को कोज कर रही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रोग को फीकोरल रूट के माध्यम से नहीं फैलता है। यानी कौन सा रोग है जो कि फीकोरल रूट से नहीं फैलता है। तो ऑप्शन ए है कचरा, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी कोलेरा एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। तो कौन सा रोग है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कचरा यानी मीजल्स। मीजल्स जो कौन से रूट से फैलता है, रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है मीजल्स। ठीक है, टाइफॉइड, कोलेरा और हेपेटाइटिस ए, ये तीनों किससे फैलते हैं, फीकोरल रूट से फैलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि क्या पूछा गया, कौन सा फीकोरल रूट से नहीं फैलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दस्त रोग में मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सा है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन ए उल्टी, ऑप्शन बी पेट में दर्द, ऑप्शन सी निर्जलीकरण एंड ऑप्शन डी सुस्ती। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी निर्जलीकरण, यानी डिहाइड्रेशन की वजह से जो है दस्त रोग के यानी डायरिया के अंदर मृत्यु हो जाती है, डिहाइड्रेशन की वजह से यानी निर्जलीकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। यानी 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए दस्त रोग, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी कचरा एंड ऑप्शन डी छोटी माता। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर माना गया है वो माना गया है ऑप्शन बी निमोनिया। इसके अंदर राइट आंसर माना है राजस्थान, ये जो ऑफिशियल जो आंसर की उसके अंदर इसका राइट आंसर क्या माना है, निमोनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है। तो कितना होता है इसके अंदर, ऑप्शन ए 1 सेकंड से कम, ऑप्शन बी 3 सेकंड से कम, ऑप्शन सी 5 सेकंड एंड ऑप्शन डी 7 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी 3 सेकंड से
कम। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या उम्मीदें कर सकते हैं। ऑप्शन ए है बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है। ऑप्शन बी है बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है। ऑप्शन सी बच्चा स्वयं बैठ सकता है। एंड ऑप्शन डी बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बच्चा स्वयं बैठ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है। तो कितना होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है 1.5 से 2.5 किलो। ऑप्शन बी 2 से 3 किलो। ऑप्शन सी 2.5 से 3.5 किलो। एंड ऑप्शन डी 3 से 4 किलो। तो नॉर्मली अपन मानते हैं कि जो नवजात होता है, जो न्यूबॉर्न होता है, उसको मोर देन कितना होता है, मोर देन 2.5 kg उसका वेट होता है। तो मोर देन 2.5 kg की जो रेंज आती है उसके अंदर आपको राइट आंसर मानना होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर 2.5 से लेकर के 3.5 kg। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है तो वह कम से कम कितने समय तक प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए कम से कम 15 मिनट। ऑप्शन बी कम से कम 1 घंटा। ऑप्शन सी कम से कम 3 घंटे। एंड ऑप्शन डी कम से कम 6 घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कम से कम 1 घंटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबर रूम का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ऑप्शन ए 20 से 24। ऑप्शन बी 26 से 28। ऑप्शन सी 28 से 30। एंड ऑप्शन डी 34 से 37। तो कितना होना चाहिए फ्रेंड्स। इन्होंने जो आंसर माना है वो क्या माना है, ऑप्शन बी माना है इन्होंने राइट आंसर। 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड इन्होंने आंसर माना है ऑप्शन बी। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो इसके ऑफिशियल आंसर की है ये, उसके आधार पर मैं इसके आंसर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध यानी ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए IgG। ऑप्शन बी IgM। ऑप्शन सी IgE। एंड ऑप्शन डी IgA। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन ए, क्योंकि ये किसके अंदर पाया जाता है, ह्यूमन मिल्क के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर सबको आता है। कौन से रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कितनी डोज होती है, 0.05 ml एट बर्थ पे। आफ्टर 1 मंथ कितनी होती है डोज, 0.1 ml। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। कोप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलता है, यानी कोप्लिक स्पॉट किस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है छोटी माता। ऑप्शन बी मम्स। ऑप्शन सी कचरा। ऑप्शन डी पोलियो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मिजल्स, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था पिछले में भी कि आपको जो है मिजल्स के अंदर कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। और कहाँ पे देखने को मिलता है, जो बक्कल म्यूकोजा है, बक्कल म्यूकोजा अपोजिट अपर सेकंड मोलर पे आपको क्या देखने को मिलता है, कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। समेकित बाल विकास सेवा योजना ICD स्कीम के लाभार्थी कौन है। ऑप्शन ए 6 वर्ष से छोटे बच्चे। ऑप्शन बी गर्भवती एंड स्तनपान कराने वाली महिलाएं। ऑप्शन सी बुजुर्ग व्यक्ति। एंड ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी जो समेकित बाल विकास सेवा योजना है, फिर ICD जो स्कीम है, इसके अंदर 6 वर्ष से छोटे बच्चे और गर्भवती और स्तन करवाने वाली महिलाएं दोनों क्या होते हैं, इसके अंदर बेनिफिट यानी इनके लाभार्थी होते हैं, यानी इनको बेनिफिट मिलता है इस योजना के अंतर्गत। तो इसका जो है ऑप्शन डी इसलिए हुआ क्योंकि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए है मांस। ऑप्शन बी फल। ऑप्शन सी दूध। एंड ऑप्शन डी सब्जी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, दूध, यानी मिल्क के अंदर जो है कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, यानी कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो आपको मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे आपको क्या बताना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है। तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। लेकिन जो विटामिन्स है वो क्या आते हैं, किसके अंदर आते हैं विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विटामिन्स, यानी विटामिन्स और जो मिनरल्स है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन किसके अंदर आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो कौन सा है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विटामिन ए। ऑप्शन बी विटामिन सी। ऑप्शन डी विटामिन ई। एंड ऑप्शन सी विटामिन डी। तो कौन सा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आपको सबको पता होगा कि जो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, ADE के। फैट सोल्युबल कौन से होते हैं, ADE के। और जो वाटर सोल्युबल होते हैं कौन से होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये कौन से होते हैं, वाटर सोल्युबल। ये कौन से होते हैं, फैट सोल्युबल। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि कौन सा वाटर सोल्युबल विटामिन है, तो जो विटामिन सी है वो वाटर सोल्युबल विटामिन है।
निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? ऑप्शन ए मीट, ऑप्शन बी सनफ्लावर ऑयल, ऑप्शन सी वेजिटेबल एंड ऑप्शन डी फ्रूट्स। तो विटामिन ई की जो सबसे अधिक मात्रा जो मिलती है वो किस में मिलती है फ्रेंड्स? सनफ्लावर ऑयल के अंदर। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की जो कमी से कौन सी बीमारी होती है, आप सबको पता है इसका आंसर स्कर्वी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाइट ब्लाइंडनेस आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से होती है। रिकेट्स आपकी जो है डी की वजह से होती है, और बेरी जो है B1 की कमी से होती है। बच्चे को पूरक आहार यानी कम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग होती है वो कब शुरू कर देनी चाहिए? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए है पैदा होते ही, ऑप्शन बी है 6 माह की उम्र पर, ऑप्शन सी 1 वर्ष की उम्र पर, एंड ऑप्शन डी 2 वर्ष की उम्र पर। जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो स्टार्ट करते हैं कब करते हैं? 6 माह की उम्र पे, यानी 6 मंथ का जो बेबी होता है उसमें आप स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व यानी टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट एंड ऑप्शन डी प्रोटीन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो पोषक तत्व है यानी कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रोटीन है। जो प्रोटीन है वो टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है, एसेंशियल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको पता होगा कि मैंने जब आपके लिए वीडियो तैयार किया था जो कम्युनिकेबल जो डिजीज़ का मैंने गोल्डन की पॉइंट्स का वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो डेंगू है उसके कौन कौन से साइन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था हाई ग्रेड फीवर बताया था, मैंने रिट्रोऑर्बिटल पेन बताया था, जॉइंट पेन के बारे में बताया था, इसके साथ हाई ग्रेड फीवर, ये सब मैंने उसके लक्षण के अंदर आपको बताया था। तो इसमें पूछा कि कौन सा लक्षण नहीं है, तो आपको जब लक्षण सारे याद रहेंगे तो उनको क्या कर देंगे आप एलिमिनेट करते जाएंगे, जो बचा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हल्का बुखार, क्योंकि इसके अंदर डेंगू के अंदर कौन सा बुखार देखने को मिलता है? हाई ग्रेड फीवर यानी तेज बुखार देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीवीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो वीवीएम की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है? तो 9 माह पर जो विटामिन ए की डोज होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कितनी होती है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की डोज होती है 9 मंथ पे। किसी वस्तु या सत्व को कोरोना वायरस के संक्रमण मुक्त डिकंटामिनेशन किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी ग्लूटाल्डिहाइड एंड ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो क्या राइट आंसर है? ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड से किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से डिकंटामिनेशन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? कम से कम 6 से 8 माह, कम से कम 12 माह, कम से कम 20 से 24 माह एंड कम से कम 24 से 27 माह। तो इन्होंने जो करेक्ट आंसर माना है वो माना है ऑप्शन डी कम से कम जो है 24 से 27 माह की अवधि के लिए मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का इलाज की यानी ड्यूरेशन होता है। यानी वैसे आपको मैं बता चुका था पिछले में भी कि मल्टी ड्रग जो रेसिस्टेंट होती है उसके लिए प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, और कम से कम 24 से 27 माह तक तो इसकी जो है इलाज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टॉक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? ऑप्शन ए कम से कम 1 सप्ताह, ऑप्शन बी कम से कम 2 सप्ताह, ऑप्शन सी कम से कम 4 सप्ताह एंड ऑप्शन डी कम से कम 12 सप्ताह। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रेंड्स जब आप पहला जो डोज लगाते हैं टिटनेस टॉक्सोइड की प्रेगनेंसी के अंदर, तो जैसे आपको एज पर जब भी आपको डायग्नोसिस होती है कि प्रेगनेंसी हो गई है, उसके तुरंत बाद आप एक टिटनेस टॉक्सोइड लगा देते हैं। उसके 1 मंथ के बाद में क्या 1 मंथ के बाद में आप क्या सेकेंड डोज लगाते हैं टीटी की। तो 1 मंथ कह दो या फिर 1 मंथ में कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं। तो कम से कम 4 वीक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म से समय दी जाती है? तो ऑप्शन ए है BCG OPV हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी BCG OPV हेपेटाइटिस सी एंड ऑप्शन सी BCG एंड ऑप्शन डी BCG OPV एंड पेंटावेलेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा फ्रेंड्स? कमेंट करके बताइए आप। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है BCG OPV एंड हेपेटाइटिस बी। इनकी सबकी क्या दी जाती है? 0 डोज दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? इसका सब जानते हैं, वायरस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और जो फ्रेंड्स कोविड-19 है इसकी फुल फॉर्म जो होती है, जैसे अपन बात करते हैं कोविड, वैसे ज़्यादातर को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो जान लें। कोविड-19 जो लिखा हुआ था उसका मतलब CO का मतलब होता है कोरोना, और जो VI का मतलब होता है वायरस,
और जो डी है वो उसका मतलब होता है डिजीज, और 19 जो लिखा हुआ है इसका मतलब 2019 में जो कोरोना वायरस डिजीज आई है चाइना से, उसके जो है रिगार्डिंग इसके जो नाम दिया गया है कोविड-19। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए 202, ऑप्शन बी 204, ऑप्शन सी 206 एंड ऑप्शन डी 208। तो मानव शरीर में जो हड्डियां होती है, नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 206। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं। तो इसका तो आंसर आप सबको आता है, क्या कहते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट कहते हैं टीबी की टेस्ट के लिए जो अपन करते हैं टीबी की जांच के लिए, ठीक है। और जो सिक टेस्ट करते हैं किसके अंदर करते हैं, डिप्थीरिया के अंदर सिक टेस्ट करते हैं। वीडीआरएल किसके अंदर करते हैं, सिफिलिस के अंदर करते हैं। और एलिशा किसके अंदर करते हैं, एचआईवी के अंदर एलिशा अपन करते हैं। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका आंसर आप सबको आता है, कौन सी होती है, लीवर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 38, क्वेश्चन नंबर 38। टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी टीएसएच, ऑप्शन सी कोर्टिसोल एंड ऑप्शन डी इंसुलिन। तो टेस्टिस द्वारा जो हार्मोन बनाया जाता है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स सब जानते हैं इसका आंसर टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज एंड ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो लीवर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो कौन सी फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर रहता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। किस आबादी समुदाय में से कोई संक्रमित रोगी के पहले रोगी फर्स्ट केस को क्या कहते हैं। तो इसका मैं आपको पहले भी बता चुका था फ्रेंड्स कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा, प्राइमरी केसेस होगा। क्या होगा, प्राइमरी केसेस, क्योंकि मैंने जब आपको बताया था, जब अपन ने बात की थी इसके अंदर, तो क्वेश्चन नंबर जो 101 जो अपना CHN स्पेशल MCQ क्लास है उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 101 है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी केस क्या होता है, इंडेक्स केस क्या होता है, सेकेंडरी केस क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बताया था इसके अंदर कि प्राइमरी केस है जो आपके समुदाय किसी आबादी के अंदर यदि कोई फर्स्ट केस डिटेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी केस कहते हैं। किसी फिजिशियन या फिर हेल्थ सिस्टम के द्वारा कोई भी केस डिटेक्ट किया जाता है फर्स्ट केस, उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स केस। और सेकेंडरी केस क्या होता है, प्राइमरी केस की वजह से जो केस आता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी केस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है, यानी राजस्थान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 37 एंड ऑप्शन डी 56। तो राजस्थान की जो शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितनी है, ऑप्शन सी 37। नेक्स्ट हम बात करते हैं BMW से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए दे रखा है बेसिक मेडिकल वेस्ट, ऑप्शन बी बायोमेडिकल वेस्ट, ऑप्शन सी ब्लड मेडिकल वेस्ट एंड ऑप्शन डी बायो मैन पावर वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बायोमेडिकल वेस्ट। रक्तचाप या BP मापते समय जो इंस्ट्रूमेंट की जो ट्यूब्स होती है उनको हाथ के किस ओर रखना चाहिए। ऑप्शन ए बाहर की ओर यानी लेटरल, ऑप्शन बी अंदर की ओर यानी मीडियल, ऑप्शन सी पीछे की ओर यानी पोस्टीरियर एंड ऑप्शन डी पीछे और बाहर की ओर यानी पोस्टीरियर लेटरल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अंदर की ओर कह सकते हैं, या फिर अपने इंग्लिश में बोले तो मीडियल साइड। एक होती है मीडियल और एक होती है लेटरल, तो आपको मीडियल साइड के अंदर रखना होता है हाथ के। वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है वर्तमान में भारत की। तो ऑप्शन ए है 1.8, ऑप्शन बी 2.2 एंड ऑप्शन सी 2.5 एंड ऑप्शन डी 2.6। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी 2.2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2.2 जो है वर्तमान में प्रेजेंटली टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है भारत में, 2.2। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी मिलार्ड टेस्ट, ऑप्शन सी कान टेस्ट एंड ऑप्शन डी मॉन्टेक्स टेस्ट। तो टाइफाइड की बीमारी जो टेस्ट पता लगाया जाता है किससे लगाया जाता है, विडाल टेस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी टाइफाइड की बीमारी में कौन से टेस्ट करवाते हैं अपन, विडाल टेस्ट करवाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो कहाँ पे WHO का हेडक्वार्टर, जिनेवा के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जिनेवा के अंदर WHO का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल में लिया जाता है। ऑप्शन ए लाइम, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑप्शन डी
फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? तो कितनी आबादी के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो पीएचसी है 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर 20,000 हिली एरिया के अंदर और 30,000 जो है जो मैदानी एरिया के अंदर यानी प्लेन एरिया के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 30,000। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर कितनी है, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है राजस्थान की वर्तमान में? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लगभग 150 पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन पे 150 जो है मातृ मृत्यु दर है किसकी? राजस्थान की 8%। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? देश में पिछली जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी फ्रेंड्स आप सबको पता है 2011 के अंदर हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 2011। ये क्वेश्चन सबका सही हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो कितनी रहती है, विश्व की कितनी जनसंख्या रहती है भारत में? ऑप्शन ए लगभग 7%, ऑप्शन बी लगभग 12%, ऑप्शन सी लगभग 17% एंड ऑप्शन डी लगभग 22%। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी लगभग 17% जो है जनसंख्या भारत में रहती है पूरे विश्व की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 0.25 mg पर लीटर, ऑप्शन बी 0.5 mg पर लीटर, ऑप्शन सी 1 mg पर लीटर एंड ऑप्शन डी 2.0 mg पर लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी 0.5 mg पर लीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 0.5 mg पर लीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई? इसका भी आपको सबको पता है, नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी लागू की गई थी कब की गई थी? 2000 के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2000। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? इस क्वेश्चन का भी सबको पता है कब किया गया था? 2005 के अंदर। 2005 में जो है एनएचएम का जो शुभारंभ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। आशा या आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000 पॉपुलेशन, ऑप्शन सी 2500, ऑप्शन डी 5000। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स? 1000 यानी 1000 पॉपुलेशन पे जो है एक आशा काम करती है, फिर अपनी सेवा देती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी को भारत से उन्मूलन कर दिया गया या फिर इरिडिकेशन कर दिया गया है? तो कौन सी बीमारी है, कमेंट करके बता दें। तो ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी नारू, ऑप्शन डी घेंगा। तो यहाँ पे जो नारू रोग है उसको जो है उन्मूलन कर दिया गया है भारत से। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर, नारू रोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं जन्म तथा मृत्यु पंजीयन अभियान बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीयन कितनी अवधि में करा लेना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी 21 डे, 21 डे, 21 डे। ठीक है, 21 दिन के अंदर अंदर जो है इसका जन्म का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इसका ये क्वेश्चन पे फ्रेंड्स मैंने जब आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की थी CHN की स्पेशल MC क्लासेज के अंदर, उसके अंदर मैंने बताया था कि बर्थ और जो डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 दिन के अंदर आपको करवाना होता है। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कशराक वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो मीजल्स वैक्सीन का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होता है फ्रेंड्स? सबको पता है, सबक्यूटेनियस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। कौन सी वैक्सीन? मीजल्स वैक्सीन। एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है? तो कितना होता है वयस्क आदमी का जो बॉडी मास इंडेक्स है? इन्होंने जो राइट आंसर माना है वो क्या माना है? 20 से लेकर के 25। ऑप्शन 20 जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे इन्होंने मांगा। नॉर्मल कितना होता है? 18.5 टू 24.9 जो है नॉर्मली क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है। यहाँ पे जो है ये 20 की रेंज आपको ध्यान में रखनी, तो 20 की रेंज जो आ रही है ऑप्शन बी 20 से 25। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन एंड ऑप्शन डी जिंक।
तो कैल्शियम सॉरी ORS के साथ जो बच्चों को दिया जाता है, क्या दिया जाता है, जिंक की जो है, जिंक दिया जाता है किसको, बच्चों को। जो दस्त जो डायरिया होता है उस कंडीशन में ORS के साथ में जिंक दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यानी पोस्टमार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी मेथार्जिन, ऑप्शन सी मिफेप्रिस्टोन एंड ऑप्शन डी मीजोप्रोस्टोल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मिफेप्रिस्टोन। किस में देते हैं मिफेप्रिस्टोन, MTP के अंदर देते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड जो MTP करते हैं उसके अंदर जो है मिफेप्रिस्टोन देते हैं। लेकिन जो है इसमें पूछा गया है कि पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर कौन सी दवा नहीं देते हैं, तो मिफेप्रिस्टोन पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर नहीं दी जाती है। पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, मेथार्जिन दिया जाता है और मीजोप्रोस्टोल भी दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। प्रसव की संभावित तिथि यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए। तो कितने दिन जोड़ते हैं फ्रेंड्स, 9 माह और 7 दिन। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 9 माह और 7 दिन आप जोड़ते हैं। ओलंपियन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर 9 महीने 9 मंथ और 7 डेज आप क्या करते हैं, ऐड कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। गर्भवती महिला में सामान्य समस्या द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए 12 से 16, ऑप्शन बी 18 से 20, ऑप्शन सी 18 से 24 एंड ऑप्शन डी 20 से 24। तो कितनी होती है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट गर्भवती महिला के अंदर, प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर। तो ऑप्शन बी 18 से 20 प्रति मिनट इन्होंने करेक्ट आंसर इसको माना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है। ऑप्शन ए 12 वीक, ऑप्शन बी 20 वीक, ऑप्शन सी 24 वीक एंड ऑप्शन डी 32 वीक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 24 वीक पे जो है फीटल हार्ट साउंड सुनी जा सकती है। किसकी सहायता से, फीटोस्कोप की सहायता से। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है। ऑप्शन ए 13 ग्राम, ऑप्शन बी 12 ग्राम, ऑप्शन सी 11 ग्राम एंड ऑप्शन डी 10 ग्राम। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 11 ग्राम से यदि कम हीमोग्लोबिन होता है प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं, एनीमिक पेशेंट कहते हैं। फिर एनीमिया, उसके अंदर एनीमिया हो गया। कितने से कम होने पर, 11 ग्राम से कम होने पर। ICUDS का क्या तात्पर्य है, यानी इसका क्या फुल फॉर्म होती है। तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 60 to 80 प्रति मिनट, ऑप्शन बी 100 से 120 प्रति मिनट, ऑप्शन सी 120 से 160 प्रति मिनट एंड ऑप्शन डी 160 to 180 प्रति मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 120 से 160 बीट पर मिनट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड HCG, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर एंड यूरिन शुगर, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड HPL। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड यूरिन एल्बुमिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टेटनस टॉक्सिड का पहला टीका लगा था। अब वह 8वें माह में जांच है। तो आइए आप टीटी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे। ऑप्शन ए टीटी का टीका नहीं लगाएंगे, ऑप्शन बी टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, ऑप्शन सी टीटी का 0.5 ml की जगह में 1 ml टीका लगाएंगे, ऑप्शन डी आज टीटी का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद टीटी के एक और टीके के लिए बुलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो इन्होंने माना है वो क्या माना है, ऑप्शन बी टीका क्या करेंगे, दूसरा टीका लगाएंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी N/10 HCl, ऑप्शन सी NaOHCl, ऑप्शन डी NaOH। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है N/10 HCl। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। गर्भवती महिला को कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए। ऑप्शन ए HIV हेपेटाइटिस A सिफिलिस, ऑप्शन बी HIV हेपेटाइटिस B और सिफिलिस, ऑप्शन सी HIV हेपेटाइटिस C सिफिलिस एंड ऑप्शन डी HIV हेपेटाइटिस E एंड सिफिलिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी HIV हेपेटाइटिस B एंड सिफिलिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल
होता है? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 3 घंटे, ऑप्शन सी 4 घंटे एंड ऑप्शन डी 6 घंटे। तो जो अलर्ट जो पार्टोग्राफ होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर एक अलर्ट लाइन होती है और एक एक्शन लाइन होती है। तो अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में कितने घंटों का कितने घंटों का अंतराल होता है, फिर जो ड्यूरेशन होता है इनके बीच में कितने आवर्स का ड्यूरेशन होता है, वो आपको इसमें बताना था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 4 घंटे। यानी जो है अलर्ट और जो एक्शन लाइन है उनके बीच में कितने घंटों का अंतराल होता है, जो अलर्ट लाइन है और जो एक्शन लाइन है उनके बीच में 4 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए, यानी ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करवा देनी चाहिए? ऑप्शन ए 1 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी 2 घंटे के बाद, ऑप्शन सी चिकित्सक के कहने के बाद ही, ऑप्शन डी 6 घंटे के बाद। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 घंटे के भीतर भीतर आपको जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? ऑप्शन ए 100 ml, ऑप्शन बी 300 ml, ऑप्शन सी 500 ml एंड ऑप्शन डी 700 ml। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 500 ml। बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है? तो कौन से में डाला जाता है फ्रेंड्स बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार? तो कौन से में डाला जाता है? ऑप्शन ए पीली थैली, ऑप्शन बी लाल थैली, ऑप्शन सी काली थैली एंड ऑप्शन डी नीली थैली। तो आपको सबको पता है कि प्लेसेंटा को किसके अंदर डालते हैं? येलो के अंदर, येलो बैग के अंदर आप डालते हैं। भारत में मातृ मृत्यु दर का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए संक्रमण, ऑप्शन बी टॉक्सीमिया, ऑप्शन सी असुरक्षित गर्भपात एंड ऑप्शन डी रक्तस्राव। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, मेन जो मोस्ट जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो क्या है? रक्तस्राव, या फिर अपन कह सकते हैं हेमरेज। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, असुरक्षित यौन संबंध अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ टहलने की संभावनाएं कम होती है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 48 आवर्स, ऑप्शन सी 72 आवर्स एंड ऑप्शन डी 120 आवर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 72 आवर्स। तो आप जानते होंगे फिर अनवांटेड 72 करके एक टेबलेट आती है, अनवांटेड 72। तो उसका मतलब यही होता है कि आप 72 घंटे के अंदर अंदर उसको ले सकते हैं। ऐसा लेते हैं तो उसका जो है प्रेग्नेंट होने की संभावना कम हो जाती है। पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए? कितने घंटे के बाद में कर सकते हैं? 12 घंटे से 7 दिन, 24 घंटे से 7 दिन, ऑप्शन सी 48 घंटे से 7 दिन एंड ऑप्शन डी 72 घंटे से 7 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 24 घंटे से लेकर के 7 दिन तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 79, वैसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन ए 1 माह तक, ऑप्शन बी 3 माह तक, ऑप्शन सी 2 माह तक एंड ऑप्शन डी 5 माह तक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3 माह तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, लेवोनॉर्जेस्ट्रोल यानी LNG ICD को कितने समय में बदल लेना चाहिए? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष एंड ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 5 वर्ष। नेक्स्ट हम बात करते हैं NETEN यानी नॉर्थ इथिड्रोन एथेन गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह एंड ऑप्शन डी 4 माह। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 माह। ICD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव साइड इफेक्ट क्या है? ऑप्शन ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, ऑप्शन सी रप्चर ऑफ यूट्रस एंड ऑप्शन डी एक्सपल्सन ऑफ ICDS। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन फ्लो। HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो कौन सी अपनाई जाती है फ्रेंड्स? वेस्टर्न ब्लॉट एलिशा, वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिशा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है? ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन बी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी जिंक डेफिशिएंसी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो है किशोरावस्था के अंदर देखने को मिलता है। एडोलेसेंस के अंदर कौन सी पोषण की कमी से होती है? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है किशोरावस्था के अंदर? तो ऑप्शन ए आत्महत्या यानी सुसाइड, ऑप्शन बी दस्त रोग यानी डायरिया, ऑप्शन सी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड ऑप्शन डी एनीमिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सड़क दुर्घटना यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से किशोरावस्था के अंदर जो है विश्व में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है किशोरावस्था के अंदर? सड़क दुर्घटना या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन है जो किसके अंदर पाया जाता है? ऑप्शन ए केवल पुरुषों में, केवल महिलाओं में, केवल पुरुषों में यौवन के समय, या ऑप्शन डी पुरुषों तथा महिलाएं दोनों में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप सब लोग जानते होंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर माना है वो क्या माना है? ऑप्शन डी पुरुषों तथा महिलाएं दोनों में जो यहाँ पे करेक्ट आंसर इन्होंने माना है। 86 का जो करेक्ट आंसर इन्होंने माना है क्या माना है? ऑप्शन डी पुरुषों तथा महिलाएं दोनों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। किशोर बालक बालिकाओं में डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज कितनी दी जाती है? तो कितनी दी जाती है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 400 mg ODHS। इन रात को सोते समय 400 mg की टेबलेट दी जाती है एल्बेंडाजोल की, किसके अंदर? किशोर बालक बालिकाओं को। और आपको बता दूं फ्रेंड्स इसकी जो डोज का जो वो है, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है 0 से लेकर के 2 साल तक के बच्चों को डोज जो होती है वो कितनी होती है? 400 mg की आधी टेबलेट। और 2 साल से लेकर के 19 साल तक के लिए क्या होती है? 400 mg की ODHS इन रात को सोते समय। ये मैंने आपको जब अपने CHN की जो क्लासेस अटेंड की थी, स्पेशल क्लासेस जिसके अंदर मैंने गोल्डन की पॉइंट्स की बात की थी, तब मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। जिन्होंने अटेंड की होगी उनको पता भी होगा। गैर संक्रामक रोग एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। ऑप्शन बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलती, ऑप्शन सी वेक्टर द्वारा फैलती है, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क में नहीं फैलती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, जबकि कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो कितना होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑप्शन ए 120। यहाँ पे जो फ्रेंड्स ये जो मिसिंग दिया हुआ है यहाँ पे 180 लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो आंसर माना है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। हो सकता है मिस प्रिंटिंग की वजह से हुआ हो। अब इसका प्लस मार्क मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है 120/80 mm ऑफ Hg। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटिस के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर आपको पोलियूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया तीनों ही में देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। सामान्यतः व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 6% से कम, ऑप्शन बी 6.5 से 7%, ऑप्शन सी 7 से 8% एंड ऑप्शन डी 3% से कम। तो सामान्यतः जो HbA1c है उसके अंदर की जो मात्रा होती है नॉर्मली व्यक्ति के अंदर, तो वो कितनी होती है 6% से कम। और ये जो HbA1c अपन जो करवाते हैं वो 3 महीने की शुगर की जांच के लिए यूज किए जाते हैं। 3 महीने के अंदर आपका शुगर का लेवल क्या था उसको पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है HbA1c। और इसकी जो नॉर्मल जो रेंज होती है वो कितनी होती है 6% से कम। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। या अपन कह सकते हैं 3 महीने या फिर 90 डेज। ठीक है, 3 महीने कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है HbA1c की कितनी ड्यूरेशन जो मतलब कितने दिन की शुगर जो पता लग जाता है इससे 90 डेज का, या फिर अपन कह सकते हैं 3 महीने का जो शुगर का लेवल कितना था ब्लड के अंदर उसका पता HbA1c से लगाया जा सकता है। और नॉर्मल रेंज कितनी होती है 6% से कम होती है। किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटिस का संदेह होना चाहिए? यानी कितनी जो है रैंडम ब्लड शुगर जो RBS है कितनी आएगी? तो अपन कहेंगे कि इसकी डायबिटीज मेलाइटिस इसके अंदर हो सकती है। तो ऑप्शन ए 80 mg से लेकर के 100 mg पर DL, ऑप्शन बी 100 से 140 mg पर DL एंड ऑप्शन सी 140 mg से mg पर DL से ज़्यादा, और ऑप्शन डी 200 mg पर DL से ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 140 mg पर DL से ज़्यादा यदि होती है तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं संदेह कर सकते हैं उसके अंदर। और यदि 200 mg पर DL से ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में अपन कन्फर्म डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट को है, लेकिन उसकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते हैं उसके बाद ही इसका डायग्नोसिस करते हैं।
मधुमेह यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता एंड कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए गैलेक्टोसीमिया, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया एंड ऑप्शन डी स्ट्रोक। तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिलता है डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से? तो क्या देखने को मिलता है? हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उसके अंदर सडनली जो है हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं। ऐसे कई बार पेशेंट आपको देखने को मिलेगा कि उनको डायबिटीज़ है लेकिन अचानक से उनको हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर वो पेशेंट चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया। मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? ऑप्शन ए त्वचा के माध्यम से, ऑप्शन बी लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, ऑप्शन सी रक्त के माध्यम से एंड ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। तो फ्रेंड्स जो मानव शरीर के अंदर जो कैंसर फैल सकता है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा भी और ब्लड के द्वारा भी फैल सकता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी तथा सी दोनों। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर को जोखिम को बढ़ाते हैं सिवाय एक के। यहाँ पे पूछा गया है एक्सेप्ट, सिवाय एक के मतलब एक्सेप्ट यानी एक को छोड़कर बाकी सभी क्या कर रहे हैं स्तन कैंसर का जोखिम को बढ़ा रहे हैं। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा जो है नहीं बढ़ाता है कैंसर के जोखिम को। तो जो लेट मेनोपॉज है, अत्यधिक वजन और शारीरिक व्यायाम न करना, ये तीनों क्या करते हैं स्तन कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेप्ट एंड कौन सा नहीं बढ़ाता, तो ऑप्शन सी कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। स्तन की स्योम जांच करने यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? तो कब होता है? माहवारी के दौरान, ऑप्शन बी माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद, ऑप्शन सी माहवारी शुरू होने के 10 दिन पहले, ऑप्शन डी यदि महिला हार्मोन ले रही हो तो रक्तस्राव या विड्रॉल ब्लीडिंग शुरू होने के अगले दिन। तो कब होना चाहिए? तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद। गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? ऑप्शन ए प्रीमेच्योर लेबर, ऑप्शन बी ओवरवेट बेबी, ऑप्शन सी लो बर्थ वेट बेबी एंड ऑप्शन डी इम्पोटेंसी। तो जो तंबाकू का जो सेवन करते हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर, तो उन महिलाओं के अंदर क्या देखने को मिल सकता है? उनका जो बच्चा है उसका जो वेट है वो कब हो सकता है? लो हो सकता है, LBW बेबी उसके अंदर हो सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन ए टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, ऑप्शन बी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एंड ऑप्शन सी टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटिस एंड ऑप्शन डी बोथ टाइप 1 एंड टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटिस। तो यहाँ पे आपको ध्यान पूछा, यहाँ पे पूछा सामान्यतः यानी नॉर्मली जो है इंसुलिन इंजेक्शन कौन से टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर दिया जाता है? तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर जो है इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि इनमें क्या जन्म से ही इंसुलिन की प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 99 क्वेश्चन नंबर। सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 50 से 100 माइक्रोग्राम, ऑप्शन बी 50 से 100 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 100 से 150 माइक्रोग्राम एंड ऑप्शन डी 100 से 150 मिलीग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 100 से 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन जो है आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जाती है? तो सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए जो वैक्सीन ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? HPV वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। HPV वैक्सीन जो है सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए यूज में ली जाती है। इसके बारे में मैंने जब आपको बताया था वैक्सीन वाला जो वीडियो बनाया था MCQ क्लास में, तब मैंने इसके बारे में आपसे डिटेल से बात करी थी। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आप सभी को ए वेरी विश यू हैप्पी दिवाली। सभी अपने घरों में अच्छे से दिवाली मनाएं। इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, नर्सिंग की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। इसके साथ ही आपको CHO और जो नोट सेट और जो नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स है ESIC वगैरह, उन सभी वीडियोज़ की प्रिपरेशन वीडियो के माध्यम से प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन है जो घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस कर लेना है। इसके साथ ही यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9024307738। इस नंबर पे जैसे मैसेज करेंगे आपको 2 लिंक मिलेगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक टेलीग्राम ग्रुप। दोनों ग्रुप को ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।